नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी भाषा की जानी मानी लेखिका विनीता रुहिरकर द्वारा लिखी हुई कहानी जीवन संध्या की ओर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं पोते को गोद में लिए हुए गैलरी में खड़ा होकर चिड़िया दिखाकर बहला रहा था। हालांकि आजकल आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज भले दिख जाए, लेकिन चिड़िया दिखाई देना दुर्लभ हो गया है। तब भी इस घर के पीछे पेड़ों का लंबा सा झुरमुट है, जिनमें बहुत से पक्षियों के घोंसले हैं, और दिन भर में कई बार इक्का दुक्का चिड़िया चहकती हुई पेड़ों की फुनगियों पर फुदकती दिखाई दे जाती हैं। मैं पेड़ों की फुनगियों पर दृष्टि गड़ाए देखता रहता। जैसे ही कोई पक्षी उड़ता, मैं तुरंत ईशान को दिखाता। वह देखो चिड़िया कैसे उड़ी, और ईशान ताली बजाकर हंसता। फुर्र। मकान के पीछे विश्वविद्यालय की बड़ी सी खाली जमीन थी, जिसमें तरह तरह के पेड़ लगे होने से सुबह शाम चिड़ियों का अच्छा खासा कलरव लगा रहता था। सुबह शाम 2 साल के अपने पोते ईशान को बहलाने के लिए मैं उसे लेकर गैलरी में खड़ा हो जाता और चिड़ियाँ दिखाया करता। ठीक वैसे ही जैसे कभी मेरे पिताजी मेरे बेटे विशाल को दिखलाया करते। अचानक ही जैसे मेरी आंखों के सामने 30 बरस का अंतराल सिमट गया और मुझे लगा मेरी जगह मेरे पिताजी खड़े हैं, विशाल को गोद में लेकर, चिड़िया दिखाकर बहलाते हुए। समय के पंख कितने विशाल होते हैं। एक ही क्षण में जैसे 30 वर्षों को नाप लिया उसने। बाबा बाबा, ईशान अचानक नीचे देखकर किलकारी मार हंसने लगा। मैंने नीचे देखा। पीछे के आंगन में पिताजी तार पर अपने कपड़े फैलाने की चेष्टा कर रहे थे। तार ऊंचा था और उम्र के हिसाब से पिताजी की कमर अब झुकने लगी थी। वे तनकर खड़े होने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। गर्दन भी झुकने लगी थी। कुर्ते का कोना पकड़कर उन्होंने उसे तार पर उछाल दिया। कुर्ता तार पर टंग गया। वह अब उसके दोनों कोनों को पकड़कर उसे फैलाने का प्रयत्न करने लगे। मुझे निर्मला पर क्रोध आया कि क्यों नहीं उसने पिताजी के कपड़े लेकर तार पर फैला दिए। पायजामा फैलाने के बाद उन्होंने कंधे से गीली बनियान उठाई। मैं अब और खड़ा नहीं रह सका। ईशान को लेकर नीचे आया। निर्मला और बहू आन्या नाश्ते की तैयारी कर रही थीं। मैंने ईशान को आन्या की गोद में दिया और निर्मला से कहा, पिताजी से कपड़े तार पर फैलाए नहीं जा रहे, तुमने क्यों नहीं फैला दिए? माँ ने तो बहुत कहा था पिताजी, लेकिन दादाजी मानते ही नहीं, कपड़े भी खुद ही धोते हैं, उत्तर आन्या ने दिया। मैं पीछे के आंगन में गया। पिताजी जैसे तैसे बनियान भी तार पर डाल चुके थे। मुंह पोंछने का नैपकिन उनसे सुखाया नहीं जा रहा था। लाइए मुझे दीजिए, मैं सुखा देता हूँ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मैं डाल दूंगा, रोज ही डालता हूँ, आज क्यों नहीं सुखा पाऊंगा? उन्होंने नैपकिन को कसकर पकड़ लिया। अब आज मैं यहाँ हूँ तो डाल देता हूँ तार पर। मैंने उन्हें इस तरह से कहा कि उनके अहम को ठेस न लगे। उन्होंने भी मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देखते हुए मुझे नैपकिन थमाया, मानो मुझे जता देना चाहते हो कि मैं तो सुखा सकता हूँ, लेकिन तुम जिद कर रहे हो इसलिए दे रहा हूँ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुर्ते और पायजामे की सिलवटें हटाकर ठीक से फैला दिया। नैपकिन को ऐसे नहीं, ठीक से फैलाओ, ऐसे आड़ा करके, उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए बताया। दिन भर अच्छी धूप रहती है, सूख जाएगा ऐसे भी, हवा भी चल रही है आज तो, मैंने कहा। इसलिए मैं खुद ही डाल रहा था, तुम सुनते नहीं हो मेरी। मैं रोज आड़ा ही फैलाता हूँ, वे जिद से बोले। जाने क्यों मुझे अचानक ही ईशान की याद आ गई। मैंने नैपकिन को उनके कहे अनुसार फैला दिया। उनके चेहरे पर आश्वस्ति की और अपनी बात माने जाने की संतुष्टि भरी मुस्कुराहट आ गई। ऐसे ही सुखाना चाहिए, ऐसे में सब तरफ से अच्छी धूप लग जाती है, वे बोले। जी ठीक है, आपसे मैं भी ध्यान रखूँगा, मैंने कहा तो वे प्रसन्न हो गए। आइए, मैंने उनका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने क्षण भर मेरी तरफ देखा, फिर दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधकर आगे बढ़ गए। आजकल चलते हुए उन्हें अपनी कमर को सहारा देने के लिए दोनों हाथ पीछे बांधने पड़ते थे। कपड़े बाबू धो दिया करेगा आपके, आप क्यों धोते हैं? आप ठंडे पानी में इतनी देर हाथ मत रखा करिए, मैंने उनके पीछे चलते हुए कहा। सारी जिंदगी मैंने अपने कपड़े खुद ही धोए हैं, वे बोले। तब की बात अलग थी, मैंने कहा। क्यों, अब क्या हो गया? वे तुनक कर बोले। मैं चुप रह गया। बढ़ती उम्र की बात कहकर मैं उनको बुढ़ापे का एहसास कराकर आहत नहीं कराना चाहता था। निर्मला ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था।
आज आलू पराठे बने थे। पिताजी के लिए दलिया और बहुत कम घी में सेका हुआ पराठा अलग से था। उन्होंने दलिये की कटोरी को बड़ी खींच के साथ देखा। आन्या ईशान को भी दलिया और आलू पराठा खिला रही थी, मगर उसे बस मक्खन की डली ही चाहिए थी। आन्या ने उसे बहुत समझाया और बहलाने का प्रयत्न किया, लेकिन ईशान को मक्खन की डली ही चाहिए थी, वह भी अपने हाथ से ही खानी थी। आखिरकार उसने प्लेट में हाथ मारकर मक्खन उठा लिया और किलकारी मारते हुए अपनी उंगलियां चाटने लगा। उसके मुंह पर मक्खन लिपट गया था। आन्या रुमाल से उसका मुंह साफ करने लगी, लेकिन ईशान अपनी करतूत पर खूब खिलखिला रहा था। मैं और निर्मला अपने पोते को देख देख कर निहाल हो रहे थे, वैसे ही जैसे पिताजी और माँ विशाल को देखकर होते थे। और मैं उन दोनों पर खींच जाता था कि आप विशाल को बिगाड़ देंगे, वैसे ही जैसे विशाल हम पर नाराज हो जाता है। ईशान की हर जिद मानने पर कि आप उसे बिगाड़ देंगे, और मैं ठीक पिताजी के वाक्य दोहरा देता हूँ, तू बिगड़ा क्या, तो निश्चिंत रह, वह भी नहीं बिगड़ेगा। तभी पिताजी ने निर्मला से मक्खन मांगा। पिताजी, आपका बीपी हाई रहता है, डॉक्टर ने घी मक्खन खाने को मना किया है। निर्मला ने कहा। सूखा पराठा नहीं खाया जाता मुझसे, पिताजी बोले। आप दही ले लीजिए। निर्मला ने दही की कटोरी आगे बढ़ाई। उन्होंने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। मैंने दलिये का डोंगा उठाया तो उन्होंने हाथ से उसे परे कर दिया। मक्खन दो, उन्होंने जिद की। निर्मला ने मेरी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मैंने आंख के इशारे से उन्हें कहा कि थोड़ा सा दे दो। उसने एक छोटा टुकड़ा मक्खन का उनकी प्लेट में रख दिया। वह परम संतुष्टि से पराठा खाने लगे। बीच बीच में वे रूमाल से अपना मुंह साफ करते जाते। जाने क्यों मैंने एक बार वात्सल्य से उन्हें देखा और एक बार ईशान को। नाश्ता खत्म होने के बाद पिताजी अपने कमरे में चले गए। वह सुबह जल्दी उठते हैं तो नाश्ते के बाद जरा देर आराम करते हैं। मैं ईशान को टीवी पर कार्टून लगाकर ड्राइंग रूम में लेकर बैठ गया। दूसरे दिन मैंने फिर देखा, पिताजी तार पर कपड़े नहीं फैला पा रहे थे। मैंने नीचे जाकर कपड़े फैला दिए और बाबू से कह दिया कि तार को 6 इंच नीचे कर दे, ताकि पिताजी को दिक्कत ना हो और उनका आत्मविश्वास भी बना रहे कि वह अभी भी तार पर पहले की तरह कपड़े फैला सकते हैं। शाम को मैं पिताजी और ईशान को लेकर बाहर टहलने निकला। निकलने के पहले मैंने पिताजी से कहा कि छड़ी ले लीजिए, चलने में सहारा रहेगा। आगे सड़क बड़ी ऊबड़ खाबड़ है। तुम ले लो छड़ी अपने लिए, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, अभी मैं चल सकता हूँ आराम से। वे थोड़ा तुनक गए छड़ी की बात पर। आजकल वह हर बात पर तुनक जाते हैं, चाहे मक्खन की बात हो, कपड़े सुखाने की हो या छड़ी की। आगे सड़क पर गड्ढों को भरने का काम चल रहा था। थोड़ी सड़क दोबारा भी बन रही थी तो पत्थर गिट्टी बिखरी पड़ी रहती थी। कहीं पाँव के नीचे पत्थर आ जाने से अचानक संतुलन बिगड़ जाए और वह डगमगा न जाए, इसलिए छड़ी लेने को कहा था ताकि वह ऐसी स्थिति में खुद को संभाल पाएं। लेकिन उन्हें तो छड़ी चाहिए ही नहीं थी। मैंने धीरे से बाबू को इशारा कर दिया साथ चलने का। सड़क पर आते ही ईशान हाथ छुड़ाकर अलग चलने की जिद करने लगा। हाथ पकड़ लेने पर वह पैर पटक कर रोने लगता कि उसे छोड़ दें। दादू का हाथ पकड़कर चलते हैं बेटा, नहीं तो गिर जाओगे और बाऊ हो जाएगा, मैंने उसे समझाया। नहीं नहीं, उसने मेरे हाथ झटक दिए और प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए सड़क पर चलने लगा। दौड़ने लगा। मैं उसके आसपास चलने लगा कि यदि वह गिरने को हुआ तो उसे थाम सकूं। विशाल भी ऐसे ही करता था। मैं उसे पकड़ने जाता तो वह हाथ छुड़ाकर अकेले चलने की जिद करता, जैसे बहुत बड़ा हो गया हो। पिताजी ईशान की जिद देखकर मुस्कुराते हुए बोले। मेरा आधा ध्यान ईशान पर था और आधा पिताजी पर। दोनों ही अपनी जिद के चलते मुझे तनाव दे रहे थे। ईशान कभी दोनों हाथ फैला देता, कभी ताली बजाने लगता। डगमगाते कदमों को संतुलित करने के लिए उसके हाथों की भंगिमा भी लगातार बदल रही थी। पिताजी के हाथ लगातार पीठ पर ही बंधे हुए थे। कभी कभी वह अपने होठों पर आई नमी को वे रूमाल से पोंछते और दोबारा हाथ पीठ पर बांध लेते। अचानक पैर के नीचे पत्थर आने के कारण वे डगमगाए। मैंने और बाबू ने उन्हें थाम लिया। क्षण भर स्थिर रहकर उन्होंने हम दोनों के हाथ हटाए और पीठ पर हाथ बांधकर चलने लगे। थोड़ी ही देर बाद सामने वाले पेड़ से एक चिड़िया उड़ी। ईशान ने उसे देखने के लिए मुंह ऊपर उठाया और गड्ढे में पैर पड़ जाने के कारण सिर के बल गिरने को हुआ। मैं पीछे ही था, उसे थाम लिया। कहा था ना दादू का हाथ पकड़ कर चलो, नहीं तो गिर जाओगे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। इस बार वह चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर साथ चलने लगा। हम यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों के लिए बने पार्क में पहुंचे। बाबू ईशान को पार्क में झूला झुलाने लगा।
और मैं पिताजी के पास एक बेंच पर बैठ गया। मैं इसी यूनिवर्सिटी में बॉटनी का प्रोफेसर था और 6 माह पहले ही रिटायर हुआ था। विशाल फिजिक्स का प्रोफेसर था और एक कठिन टॉपिक पर पीएचडी करने के कारण आज उसे कम समय मिल पाता है परिवार के लिए। लेकिन मैं पूरी निश्चिंतता से पिताजी की वृद्धावस्था की देखभाल और ईशान की बाल्यावस्था का आनंद लेता रहता हूँ। इन दिनों पैदल चलकर आने के कारण पिताजी शायद थक गए थे। उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ था। संभवतः वह मुंह से सांस ले रहे थे। होठों के किनारों पर हल्की सी लार बह आई थी। गाल लटक आए थे। गले पर और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थीं। आंखें धुंधली सी लग रही थीं। जांघों पर रखी हथेलियां और उंगलियां गांठदार हो गई थीं। कितने बूढ़े और अशक्त लग रहे थे पिताजी। मुझे याद आए वह पिता जो मुझे कंधे पर बिठाकर बस पकड़ने दौड़े जाते थे, जो बाजार से वापस आते हुए मुझे कंधे पर बिठाकर सामान से भरे थैले उठाकर आराम से सीढ़ियां चढ़ जाते थे। दादा बनने के बाद भी वो इतने तंदुरुस्त थे कि जिन्हें सब विशाल का ही पिता समझते थे। कब वे इतने बूढ़े और अशक्त हो गए? मेरे दिल में अजीब सा कुछ ऐंठने लगा। गले में कुछ अटक गया। इतने बरस नौकरी की भाग दौड़ में कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि पिता की आयु कितनी बढ़ रही है। अचानक मेरा मन किया कि उनके कंधे पर सिर रख दूं और वह मेरा सिर थपथपा दें। लेकिन मैं उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा था जहां मैं प्रोफेसर था। मैंने अपना ध्यान ईशान पर लगाने का प्रयत्न किया। आंखें तो उस पर टिक गईं, लेकिन मन पिताजी पर ही लगा रहा। जाने क्यों लग रहा था कि मैं फिर एक बार बच्चा बन जाऊं और पिताजी मुझे कंधे पर बिठाकर बाजार से घर ले जाएं, गोद में उठाकर मेरा बस्ता अपने कंधे पर टांग कर स्कूल पहुंचाने जाएं। जिस पिता ने मुझे उंगली थामकर चलना सिखाया, उस पिता के कदमों को डगमगाते देखना मन को उदास कर देता है। जिस पिता ने जमीन पर सीधा खड़ा होना सिखाया, उस पिता की कमर को झुकते हुए देखना हताश कर देता है। जिन कंधों पर बैठकर मैंने दुनिया देखी, उन्हीं कंधों को अशक्त होते हुए देखना दुखद है। समय क्यों पंख लगाकर उड़ जाता है? समय क्यों पिता को बूढ़ा और अशक्त कर देता है? पिता सदा मजबूत, दृढ़ और स्वस्थ क्यों नहीं रहते? मेरी आंखें भीग गईं। पिताजी रूमाल से होठों के किनारे पोंछ रहे थे। मैंने मुंह दूसरी ओर फेर कर शर्ट की बाह से आंखें पोंछ लीं। रात टीवी देखते हुए मैं सोफे पर पिताजी के पास ही बैठा। आजकल उनके आसपास रहना ही अच्छा लगता था मुझे। अपने बचपन और किशोरावस्था के वे दिन याद आ जाते जब पिताजी जवान और हट्टे कट्टे थे। मैंने घड़ी देखने के बहाने एक बार पिताजी की ओर देखा। वे पनीली धुंधलाई आंखों से टीवी देख रहे थे। ईशान पास ही खेल रहा था। आन्या उसके और पिताजी के लिए दूध ले आई। पिताजी को दूध का गिलास थमाकर वह ईशान को बहलाकर दूध पिलाने लगी। ईशान कभी हंसने लगता, कभी कुछ बोलने लगता और उसके होठों के किनारों से दूध बाहर आ जाता। आन्या उसे कुछ भी खिलाते पिलाते हुए सतत एक रूमाल हाथ में रखती और उसका मुंह पोंछती जाती। पिताजी भी एक घूंट दूध पीते और मुंह रूमाल से साफ करते जाते। उनके जबड़े अब पहले जैसे मजबूत नहीं रह गए थे। होठ लटकने लगे थे। मैं ईशान के होठों से बहते दूध को देखकर एक वात्सल्यपूर्ण अनिर्वचनीय आनंद से भर जाता और उसी समय पिताजी की ठोड़ी पर बह आई दूध की बूंदें मेरे मन को अव्यक्त वेदना से, एक अनजान भय से भर देती। आजकल मैं आनंद और वेदना, भय की इन्हीं दो विपरीत मनः स्थितियों के बीच झूलता रहता था। रात में निर्मला तो सो गई, लेकिन मैं देर तक जागता रहा। जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। मैं पिताजी के बारे में ही सोच रहा था। जब तक पढ़ने में व्यस्त रहा, तब तक कभी यह ध्यान ही नहीं गया कि पिताजी कितने बूढ़े हो गए हैं। मुझे तो पिता यह शब्द ही मजबूती, ताकत, दृढ़ता का पर्याय लगता। कभी सोचा ही नहीं कि पिता भी बूढ़े और कमजोर हो सकते हैं। जैसे पिता को अपना रिटायर्ड बेटा भी बच्चा ही लगता है, वैसे ही बेटा चाहे रिटायर हो भी जाए, तब भी पिता उसे वही पिता लगते हैं जो उसे कंधे पर बिठाकर घर लौटते थे। अभी उस दिन की तो बात है। ईशान को लेकर मुझे डांट रहे थे। तुम्हें बच्चों को ठीक से बहलाना भी नहीं आता। बच्चों को संभालने के लिए उनके मनोविज्ञान को समझना पड़ता है। तुम कुछ समझते ही नहीं हो। लाओ उसे मुझे दो, मैं बहलाता हूँ उसे। और सच में ईशान उनकी गोद में जाते ही चुप हो गया था। बेटे से अधिक पोता प्यारा होता है और पोते से अधिक उसका बेटा। मैं उठकर यूं ही पिताजी के कमरे तक गया। जाने क्यों बस उन्हें देखने का मन हो आया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। पिताजी सो रहे थे और विशाल उनके पैर दबा रहा था। चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, बहुत बचपन से विशाल की आदत है, सोने से पहले 10-15 मिनट अपने बाबा के पास बैठकर उनके पैर जरूर दबाता है। मैं मन में एक आनंद मिश्रित संतुष्ट अनुभूति लेकर अपने कमरे में वापस आ गया। अपने दिए संस्कार सार्थक लगे मुझे।
कुछ दिनों बाद एक दिन शाम को मैं ईशान को लेकर गैलरी में खड़ा था। शाम को सभी पंछी घर लौट आते हैं तो पेड़ों पर और आसमान में पंछियों की अच्छी चहल पहल रहती है। ईशान पंछियों को देख देख कर खूब खुश हो रहा था। अचानक मेरा ध्यान नीचे चला गया। आंगन में पिताजी तार पर से अपने सूखे कपड़े निकाल रहे थे। तार 4 इंच और नीचे करवा दिया था मैंने, लेकिन अब भी पिताजी के लिए वो ऊंचा पड़ने लगा था। मेरे सामने पश्चिम दिशा में आसमान में सूरज डूब रहा था। ढलते सूरज की ललछौई कालिमा में पिताजी भी ढलते से लग रहे थे। दिन के अवसान काल में सूरज ढलने लगता है और जीवन के अवसान काल में पिता ढल रहे थे। सूरज तो आज ढलकर कल पुनः उगाएगा, लेकिन पिता सूरज की तरह नहीं ढलते, वे तो एक दिन ढल ही जाते हैं। मैं देख रहा था असहाय सा अपने पिता को ढलते हुए और कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने ईशान को कसकर छाती से लगा लिया। मेरी आंखें भर आईं और आंसुओं की नमी के बीच से ढलते पिता की मूरत और धुंधली हो आई। क्यों ढल जाते हैं पिता, हमेशा क्यों नहीं रहते? किंतु यही प्रकृति का नियम है। नए के स्वागत के लिए पुराने को ढल जाना होता है। किसी दिन पिताजी ने अपने पिता को ढलते देखा होगा। एक दिन विशाल अपने पोते को गोद में लेकर मुझे ढलते हुए देखेगा। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे चला आया। तार से पिताजी के कपड़े निकाल दिए और फिर ईशान को गोद में लेकर उनके पास बैठ गया। अपना सिर मैंने बहुत धीरे से उनके कंधों पर रख दिया। वे मुस्कुराते हुए कांपते हाथों से मेरा सिर थपथपाने लगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विनीता रोहिरकर द्वारा लिखी हुई कहानी जीवन संध्या की ओर। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।